हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है सर्कल। क्लास 10th का एक ठीक ठाक टॉपिक है और इससे क्वेश्चन ज़्यादा इधर उधर से नहीं पूछता है, टू द पॉइंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इतना 6 या 7 थ्योरम जो होगा उसमें से एक थ्योरम फिक्स से आ जाना है, 2 नंबर में आ जाए या फिर 3 मार्क्स में आ जाए। ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चन है और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ही आता है और वही सब क्वेश्चन बार बार लगातार पूछा जाता है। अगर देखना है कि कौन क्वेश्चन या कौन सा थ्योरम बार बार पूछा जा रहा है बोर्ड की तरफ से, तो वो बुक में लिखा हुआ होगा, लिखा रतन बगल में सीबीएसई इतना 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 ऐसे करके ईयर। ठीक है, तो जो भी 3 या 4 बार से ज्यादा पूछ दिया गया है क्वेश्चन, समझ लो कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है। अगर उसको तुम कर लेते हो, ठीक है, ये चैप्टर हो जाता है क्लोज। बहुत बहुत मतलब खतरनाक चैप्टर के अंदर ये नहीं आता है। ठीक है, ट्रायंगल भी बहुत ज्यादा बढ़िया चैप्टर नहीं था, ठीक ठाक था, एवरेज के आसपास रख सकते हैं। सर्कल उससे भी ज्यादा इजी चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें सिर्फ एक ही चीज के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट और टेंजेंट के बारे में। सर्कल में बहुत सारा पार्ट होता है ना जी, तो हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट के बारे में। जैसे कि 9th का जो सर्कल था उसमें बहुत ज्यादा थ्योरम भी था, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना भी था, है ना। लेकिन 10th का सर्कल में बहुत ही कम, एक पार्ट बस पढ़ना है टेंजेंट और वहीं पे हो जाता है खत्म। ठीक है, टेंजेंट के इर्द गिर्द ही घूमते रहेगा। ठीक है, बता दें कि टेंजेंट होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम लोग सर्कल क्या होता है वो जानते हैं, रेडियस, डायमीटर, ये सब जान लेते हैं और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, सर्कल के ठीक बाद अगर रिलेटेड टू सर्कल पढ़ लेते हैं तो हमारा एक लेक्चर बच जाता है, नहीं तो फिर से वही चीज समझाना पड़ता है, सर्कल क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या आता है तुम लोगों को, लेकिन फिर भी भूल जाते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सर्कल होता क्या है। कोई डिफाइन याद, किसी को डिफाइन याद है इसका? बचपन में पढ़ते होगे सर्कल का डेफिनेशन। कांस्टेंट डिस्टेंस पे। ठीक है, बोलो। जैसे कि अगर जो हम एक इसी पेन में अगर यहाँ पर धागा बांध करके, ठीक है, और इधर कुछ एक गिट्टी या फिर कुछ इतना छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट लगा करके ऐसे से घुमाने लग जाए, ठीक है, तो वो जो एक गोल सा सरकमफ्रेंस लेगा ऐसे करके, ठीक है, उसी चीज को हम लोग सर्कल बोल सकते हैं। जिस पाथ पे वो ऑब्जेक्ट घूमेगा उसी पाथ को हम लोग क्या बोल देंगे, सर्कल बोल देंगे। लेकिन ऐसे डिफाइन तो इसको किया नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स या कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ऐसे मतलब कि एक इनफाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है, लेकिन वो इनफाइनाइट पॉइंट कुछ इस तरह का है, ठीक है, कि इनका जो डिस्टेंस होगा, किनका, इन सब जो पॉइंट है इनका डिस्टेंस कहां से, तो एक फिक्स्ड पॉइंट, कहां से, एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम होगा। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फिक्स्ड होगा। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स्ड होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, तो वैसा कलेक्शन, वैसा पॉइंट्स के कलेक्शन को हम लोग सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इसी चीज को जब ऊंचे क्लास में जाओगे तो इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, क्या पढ़ा दिया जाता है, इट इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, 9th क्लास में भी जब आप लोगों को पढ़ा रहे थे सर्कल का डिफाइन में, तो ये लोकस शब्द बताए थे। ठीक है, लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, वहां पर और भी बहुत कुछ लोकस के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, एक दो चीज और बताया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ कितना याद रखना है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स बोलेगा समझना है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स बोल रहा है। ठीक है, बहुत सारा वेरिएबल पॉइंट्स है, वेरिएबल पॉइंट्स मतलब अलग अलग जगह पर बहुत सारा पॉइंट है। ठीक है, और इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस फिक्स है। इन सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या है जी, फिक्स है। लेकिन कहां से, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। कहां से फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड पॉइंट से। उसी फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसके डिफिनीशन में नहीं लिख सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज फिक्स्ड ऐसे करके, या कांस्टेंट ऐसे करके हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी तक हम लोग सेंटर को डिफाइन नहीं किए हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इस सेंटर को भी इसका डिफिनीशन में क्या बोलते रहते हैं, फिक्स्ड पॉइंट बोलते रहते हैं। क्लियर है? चलिए, तो सर्कल का डिफाइन लिखना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, इसे हम लोग से पूछा थोड़ी जाएगा। ठीक है, फिर भी लिख लेते हैं। क्या है, ए कलेक्शन ऑफ
इनफाइनाइट पॉइंट्स whose distance from the whose distance is fixed from the fixed one, whose distance is fixed या कांस्टेंट लिख देते हैं, whose distance is क्या है, कांस्टेंट from the fixed point. The collection of points is known as circle. The collection of point is known as circle. अच्छा, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे जी? तो फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग सेंटर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? फिक्स्ड पॉइंट को बोल देंगे सेंटर. और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट जो लिखे हैं, इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं. इसी कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस. कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं. क्लियर है? चलिए, तो रेडियस का डिफाइन वैसे तो नहीं लिखेंगे, हाँ, लेकिन देखो यहां से अब रेडियस को डिफाइन करते हैं. ये सेंटर है, कोई भी एक पॉइंट ले लो सर्कल पे, ठीक है, सेंटर है, और कोई भी एक पॉइंट कहां ले लेना है? सर्कल पे, और उन दोनों पॉइंट को जोड़ देना है. ठीक है, तो ये जो लाइन जोड़ने पर मिल रहा है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे. तो इसलिए रेडियस का डिफाइन कुछ इस तरह से हो जाता है कि ए लाइन ज्वाइनिंग ए पॉइंट, ए लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ये पॉइंट कहां है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे. साइलेंस. ये पॉइंट कहां है? सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे. ठीक है, और ये है सेंटर. इसके बीच में जो लाइन बनेगा, इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे रेडियस. सो रेडियस का डिफाइन हो गया ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर. तो सेंटर तो एक पॉइंट हुआ ना, तो दूसरा पॉइंट, लाइन दो पॉइंट के बीच में बनता है. अरे बोल भाई. लाइन जो है अगर बना रहे हैं तो किसी दो पॉइंट के बीच में बना रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, और इसके बाद क्या लिखेंगे? एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल लिख सकते हैं, नहीं तो फिर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. हाँ, एंड एनी पॉइंट या फिर एंड ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं. एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज रेडियस. बोलो, क्लियर है यहां तक? रेडियस क्या होता है? ठीक है, यहां से हम लोग कॉर्ड पढ़ लेते हैं. जैसे कि एक अगर सर्कल है, ये क्या है? एक सर्कल है, तो कॉर्ड कैसे बनता है? तो याद तो रहता है कि सर कॉर्ड ये होता है, सर कॉर्ड ये होता है. इसको डिफाइन कैसे किया जाए? तो डिफाइन के लिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं, टूटा फूटा इंग्लिश अगर आता है तो हम लोग डिफाइन लिख सकते हैं मैथ्स में. ठीक है, जैसे कि ये एक पॉइंट है ना जी, और यहाँ भी एक पॉइंट है, और दोनों पॉइंट के बीच में ये लाइन बन रहा है, इसी चीज को ना हम लोग कॉर्ड बोल रहे हैं. तो कॉर्ड का डिफाइन हो गया लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे दो अलग अलग पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो अलग अलग पॉइंट, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब दो अलग अलग पॉइंट. तो दो अलग अलग पॉइंट के बीच में जो लाइन बन रहा है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं. तो क्या कॉर्ड का डिफाइन ऐसे कर सकते हैं? लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज नोन एज कॉर्ड. बोलो. अच्छा, कॉर्ड के बाद डायमीटर. पहले हम लोग डायमीटर नहीं पढ़ते, पहले हम लोग कॉर्ड पढ़ लेते, उसके बाद डायमीटर. अच्छा, यही कॉर्ड जो है कुछ इस तरह का हो जाए. देखो वहां के बाद ध्यान में रखना कौन पहले लिख रहे हैं कौन बाद में, दिमाग उतना खोल करके रखो. ठीक है, लिखने का सजा सजा के से लिख देंगे, लेकिन दिमाग में नहीं रहेगा वैसे. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, कोई भी दो लाइन अगर जोड़ देंगे, ठीक है, तो उन दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉर्ड बोल देंगे. ठीक है, इसी कॉर्ड में
कोई एक डायमीटर होगा, इतना ही कॉर्ड में कुछ डायमीटर भी हो सकता है, लेकिन वो कौन सा कॉर्ड होगा जो डायमीटर भी होगा? वैसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करता हुआ दिखे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या यहां पर कहीं सेंटर है बना हुआ? बीच में कहीं पॉइंट रहेगा तब ना उसको सेंटर मानेंगे। ठीक है, तो कहीं हाँ इक्वल पार्ट्स डिवाइड तो करता है, लेकिन देख के थोड़ी हम लोग बता सकते हैं कि इक्वल पार्ट्स में है कि नहीं। ठीक है, डायमीटर डिवाइड्स अ सर्कल इनटू इक्वल पार्ट, सही बात है, दो बराबर सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता कौन? डायमीटर। लेकिन जब तक हम लोग को पता नहीं है कि सेंटर कौन है तब तक हम डायमीटर नहीं बता सकते हैं कि कौन है। ठीक है, तुमको क्या लग रहा है कि वाला डायमीटर है? लग रहा होगा, है ना? लेकिन हम इस पे सेंटर, ऐसा जगह सेंटर दे कि जो इस पे लाई ना करे, हम यहाँ पे सेंटर दे दें, तो क्या ये डायमीटर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन ये सेंटर जैसा दिख भी नहीं रहा, सेंटर बनेगा तो इसी पे बनेगा। ठीक है, अगर सेंटर हम यहां दिए, ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोल देंगे? कॉर्ड। या इसी चीज को क्या बोल देंगे? डायमीटर। क्योंकि ये पहले तो कॉर्ड ही था, पहले क्या था ये? कॉर्ड। क्यों? क्योंकि एक ऐसा लाइन है जो दो सर्कल के पॉइंट्स के बीच में ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, अच्छा इसी से एक और ऐसा कॉर्ड ड्रॉ कर दिया जाए जो इसी से पास कर जाए। ठीक है, यहां देखो हुआ ना ये, तो क्या हम लोग इसको डायमीटर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है, कॉर्ड भी बोलेंगे और डायमीटर भी बोलेंगे। लेकिन जैसे ही सेंटर से थोड़ा सा ही आगे या थोड़ा सा पीछे या दाएं या बाएं कोई कॉर्ड ड्रॉ, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दिया जाता है तो वो कॉर्ड रह जाता है, वो डायमीटर नहीं रहता। तो क्या डायमीटर जो है सबसे बड़ा कॉर्ड होगा? क्योंकि जैसे ही इसके थोड़ा सा भी ऊपर जाएंगे तो इसका लेंथ जो है वो छोटा हो जाएगा, है कि नहीं? चलो इसको हम लोग बोल देते हैं ओ, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी। तो क्या ए बी जो है वो डायमीटर हो गया जी? और क्या सी डी भी डायमीटर हो गया? तो डायमीटर का डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा? तो ए स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायमीटर। मतलब एक स्पेशल कॉर्ड है जो सेंटर से पास करता है उसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। नहीं तो थोड़ा सा डेफिनेशन बड़ा करने का मन है तो शुरू में कॉर्ड वाला डिफाइन लिख दो और लास्ट में लिख दो एंड आल्सो पासेस थ्रू द सेंटर। जैसे कि यही वाला डिफाइन लिखो, लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड आल्सो पासेस थ्रू द सेंटर इज नोन एज डायमीटर। हो गया डायमीटर का डिफाइन। बोलो डायमीटर के बारे में एक और चीज क्या है? इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन एनी सर्कल। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए नोट कर लो, फैन बंद कर दो। चलिए इसके बाद फिर हम लोग को पढ़ना है सीकेंट और टेंजेंट। ठीक है, सीकेंट क्या होता है? छू के जो निकल जाता है। ये सर्कल बन पाया है? नाशपाती बना दिए। चलो ठीक है, एक ऐसा लाइन जो सर्कल को दो अलग अलग जगह पे कट कर सके, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं सीकेंट। जैसे ये एक पॉइंट पे कट किया है और एक पॉइंट यहाँ पे कट किया है, तो वैसा लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे। SECANT, ए लाइन विच कट्स द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यहीं पे ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं और यहीं पे ही खो जाता है, खत्म। ठीक है, हम लोग को अब जो पढ़ना है टेंजेंट, वहां पे आते हैं। टेंजेंट होता क्या है? सर्कल, अगर जो यही सीकेंट को ना हम लोग थोड़ा थोड़ा सा ऐसे नीचे 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 बनाते 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 एक ऐसा जगह पे आ जाए लेकर के कि जहां पर दो पॉइंट पे कट नहीं कर सके, बस एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए, तो वैसा सीकेंट को हम लोग क्या बोलने लग जाएंगे? फिर टेंजेंट बोलने लग जाएंगे। मतलब कि एक ऐसा लाइन जो सिर्फ सर्कल को कितना पॉइंट पे टच करे? सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करे। ठीक है, ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। ए बी, यहाँ ओ है, यहाँ पी है। ठीक है,
मतलब कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टच बोल रहे हैं। क्या कट बोला जा रहा है यहाँ पे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला जा रहा है, टच बोला जा रहा है। वो भी कितना पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, ठीक है। तो सर्कल के किसी एक पॉइंट पे बस टच कर सके ऐसा कोई अगर लाइन है, ठीक है, तो उस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। और जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। जिस पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। हाँ, तो टेंजेंट का डिफाइन हो गया, ए लाइन which touches the circle at only one point is known as tangent। फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन है, द टेंजेंट, the point at which tangent touches the circle is known as point of contact, ठीक है, point of contact। अच्छा, टेंजेंट यहां पर कौन हो गया, तो ए बी हो गया, यहाँ टेंजेंट कौन है, ए बी, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ए पॉइंट एट सर्कल, ए पॉइंट एट सर्कल वेयर टेंजेंट टचेस, या वेयर टेंजेंट टच, या फिर ऐसा ए कॉमन पॉइंट बिटवीन द सर्कल एंड द टेंजेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि सर्कल पे टच कर रहा है ये टेंजेंट, इसका क्या मतलब है कि टेंजेंट पे भी वही पॉइंट है और सर्कल पे भी वही पॉइंट है, दोनों टकरा गया है, ठीक है। तो ए कॉमन पॉइंट बिटवीन, ए कॉमन point between circle and the tangent is known as point of contact। चलो जल्दी छापो। तो क्या ऐसा ही एक टेंजेंट बनाया जा सकता है रिया, तो एक सर्कल पे कितना टेंजेंट बनाया जा सकता है, नहीं, एक सर्कल में कितना, एक सर्कल के पास कितना टेंजेंट हो सकता है, चार ही हो सकता है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, है ना। अरे सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाया जा सकता है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट हो गया। लेकिन एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट बनाया जा सकता है, तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है। एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट बनाया जा सकता है, एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है। क्लियर है, चलिए रुकिए। अगर एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो पॉइंट 1 वाला जो एक्सरसाइज होगा उसमें यही सब फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह डाला हुआ होगा, समझे। हाँ, कॉर्ड के बारे में, टेंजेंट के बारे में, सेकेंड के बारे में, ये सब चीज लिखा हुआ होगा इसमें। सर, हाँ, ये सर्कल का टेंजेंट और ट्रिग्नोमेट्री का टेंजेंट में कोई रिलेशन है थोड़ा सा, से टेंजेंट वहां पर जो आया है, ये देखो, ये टेंजेंट का पार्ट है ना जी, ये क्या है टेंजेंट का, ये 90 डिग्री बनता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में। अभी पहला थ्योरम यही पढ़ने वाले हैं। और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो ये टेंजेंट जानते हो क्यों, टेंजेंट जो है उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ रेडियस के साथ ही होता है। टेंजेंट का रिश्ता किसके साथ होता है, रेडियस के साथ। अगर यहाँ पर हम रेडियस को देखें इस एंगल के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। इसीलिए टेंजेंट का फॉर्मूला पी बाई बी होता है, समझे। ऐसे ही नहीं फालतू में टेंजेंट का फॉर्मूला पी बाई बी बोला था, यहाँ से आया था। और इसी का जैसे हेलो, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉट। एक फॉर्मूला पढ़े थे ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, पढ़े थे। मतलब कि tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, कॉट थीटा है। देखो कॉट को क्या लिखते हैं, फुल में क्या लिखेंगे, इसको कोटेंजेंट लिखते हैं। कोटेंजेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, समझे। इसीलिए टेंजेंट का जितना एंगल है, टेंजेंट का जितना एंगल है
उस एंगल को 90 में से माइनस कर दो तो को टेंजेंट आ जाता है, मतलब उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आ जाता है। इसी तरह से साइन और कॉस भी है, साइन और उसका कॉम्प्लीमेंट्री है कोसाइन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन। तो उसी तरह से साइन का 90 माइनस थीटा कर देंगे तो कॉस थीटा फॉर्मूला बन जाता है, और कॉस का 90 माइनस थीटा कर देते हैं तो साइन थीटा बन जाता है। समझे, ये चैप्टर सीबीएसई हम लोग से डिलीट करवा लिया, समझे, कॉम्प्लीमेंट्री वाला, समझ गए। तो जो पूछे हो टेंजेंट ये वाला में और वहां टेन वाला में दोनों रिश्ता है, तो हाँ रिश्ता है, ठीक है। तो वो गहराई से सोचोगे तब मिलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे तो दोनों अलग अलग लगता है। चलो यहां देखते हैं पहला नंबर थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम बार बार लगातार पूछते ही जा रहा है, ठीक है। कितना बार भी देखा होगा, लिखा हुआ होगा बगल में, सीबीएसई का जो रहता है ना, आप बगल में लिखा हुआ आर.एस. अग्रवाल बुक में थ्योरम नंबर 1 पे लिखा हुआ होगा। थ्योरम को पहले समझते हैं कि कह क्या रहा है, ठीक है। ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, सर्कल पे किसी एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट खींचा गया है। इज, तो इज के बाद जो लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को प्रूफ करना है, ठीक है। जैसे समझ में नहीं आता कि सर प्रूफ कौन सा पार्ट को करना होता है, ठीक है। तो जो इज के बाद ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो लिखा हुआ रहता है ना पार्ट, उसी चीज को प्रूफ करना रहता है। इज के पहले जो लिखा हुआ रहता है मोस्ट ऑफ द केस वो गिवन डेटा रहता है, समझ गए। तो ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर, मतलब क्या प्रूफ करना है, जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। टेंजेंट होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, किसके, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब किसके परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के। कौन परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट। कहां पर परपेंडिकुलर होता है, तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां होता है वहीं पर परपेंडिकुलर होता है। कौन कौन, रेडियस और टेंजेंट के बीच में परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बनाना है हम लोग को, 90 डिग्री का एंगल बनाना, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो रेडियस तो हम लोग को मालूम है क्या होता है, और टेंजेंट भी मालूम है कि हम लोग को क्या होता है। दोनों को ड्रॉ करते हैं, दोनों के बीच में प्रूफ कर देते हैं, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। सर्कल सबसे पहले ड्रॉ कर लिया जाए। यहां इसका सेंटर हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पे हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, हो गया जी टेंजेंट ड्रॉ। बोलो क्या इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, क्या ये वाला पॉइंट सर्कल को टच कर रहा है, क्या ये वाला पॉइंट सर्कल को टच कर रहा है, बोलो क्या। अच्छा ये पी पॉइंट मान लिए, ये इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं क्यू, क्या ये वाला सर्कल को टच कर रहा है पॉइंट, नहीं। ये दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ टच कर रहा है, मेरा ड्राइंग खराब है उसके वजह से। असल में सर्कल का सिर्फ एक ही पॉइंट टेंजेंट को टच कर रहा होगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट टेंजेंट को टच नहीं करेगा, वो सर्कल के बाहर वाला पॉइंट है। ये कहां है, सर्कल के बाहर वाला पॉइंट है। जैसे कि यहां पर अगर जो देखो ड्राइंग करने का कोशिश करते हैं, मोटा हो ही जाता है यहाँ पे, देखो अब देखो तो एकदम लग रहा है कि यहाँ पर बस टच करके निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है जी टच करके। क्या ये वाला पॉइंट टच कर रहा है सर्कल को, क्या ये वाला पॉइंट सर्कल को टच कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। ये वाला पॉइंट सर्कल को टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट सर्कल को टच नहीं ना कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो सब पॉइंट सर्कल के बाहर है। हेलो, ये सब पॉइंट कहां है, सर्कल के बाहर है। सर्कल के ऊपर वाला पॉइंट सिर्फ ये है, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो क्यू आप लोगों को दिख रहा है कि टेंजेंट और सर्कल के बीच का पॉइंट है, वो टेंजेंट और सर्कल के बीच में पॉइंट नहीं है, वो बाहर है। बात घूम कैसे जाता है, पर बहुत नहीं करता है इससे। चलो ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल देते हैं। ए बी को क्या बोल देते हैं, टेंजेंट। यहां ओ रख लेते हैं एक नाम, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर। तो गिवन डेटा क्या है इसमें, सिर्फ और सिर्फ कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, सर्कल विद सेंटर ओ, खत्म हो गया इसका गिवन डेटा। चलो इसमें ओपी कौन हो जाएगा,
क्या P एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है? क्या P एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है ना? और O क्या है? सेंटर। अभी अभी पढ़े थे कि सेंटर और सर्कल पे किसी एक पॉइंट के बीच में जो लाइन होता है उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको क्या बोल दिए हम लोग? रेडियस। ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे टेंजेंट के ऊपर। इस O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहां? टेंजेंट के ऊपर। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, टेंजेंट के ऊपर अगर हम लाइन ड्रॉ किए हैं तो क्या बीच में ये काटते हुए जा रहा है सर्कल को? इसका नाम हम लोग दे देते हैं R। इसका नाम क्या दे देते हैं? R। क्या OQ बड़ा होगा OR से? फिर से बोलते हैं, क्या OQ बड़ा होगा OR से? क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये सर्कल के बाहर वाला पॉइंट है। Q कहां है? सर्कल के बाहर वाला पॉइंट है। और R कहां है? सर्कल के ऊपर वाला पॉइंट है। ठीक है, तो R अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है, इसका क्या मतलब है कि OR इज द रेडियस एंड OQ, since Q lies outside of the circle, so OQ will be greater than OR। अच्छा, OP और OR बराबर है क्या? तो यहां से ये पता चल रहा है कि OQ जो है वो OR से बड़ा है। OQ क्या है? OR से बड़ा है। क्या OR और OP बराबर है? फिर से पूछ रहे हैं, क्या OR और OP बराबर है? नो सर। अरे OR एंड OP आर रेडियाई ऑफ द सर्कल ना, एक ही सर्कल का रेडियस है। कौन? OP और OR। तो दोनों बराबर ही होगा ना? अरे बोलो, एक सर्कल का जितना सारा रेडियस होता है वो सारा बराबर होता है कि नहीं होता है? तो क्या OR रेडियस है? क्या OP रेडियस है? सानू OP रेडियस है? हाँ, OR रेडियस है। ठीक है, तो OP और OR बराबर होगा। तो क्या हम लोग OR के जगह पे OP लिख सकते हैं? बराबर चीजों की जगह पे लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे ऐसा आ गया कि OQ जो है OP से बड़ा हो गया? अच्छा, कोई भी पॉइंट ले लो इस P पॉइंट को छोड़ करके, टेंजेंट के ऊपर ये P पॉइंट को छोड़ करके कोई और पॉइंट ले लो। मानो यहां पर पॉइंट ले लेते हैं, इसको C बोल देते हैं, या यहां पर पॉइंट ले लेते हैं, या फिर यहां पर बोल देते हैं D, इस पॉइंट को बोल देते हैं E, इस पॉइंट को बोल देते हैं F, और इसको ज्वाइन करवाते हैं O से लेके C तक। क्या OC जो है OP से बड़ा होगा? अरे बोलो, OC सर्कल के बाहर है ना? CG सर्कल के बाहर वाला पॉइंट है C, सो OC जो है OP से बड़ा होगा कि नहीं होगा? रेडियस से तो बड़ा ही होगा ना, वही ना अभी प्रूफ किया यहां पे। नहीं समझ रहे? जैसे ये देखो, फिर से इसको ज्वाइन करो, यहां पे C के जगह यहां कहीं टच किया ना बीच में, और एगो यहां C है, यहां टच किया, मानो इसको हम बोल देते हैं कि T बोल देते हैं। फिर से देखो, क्या OC जो है OT से बड़ा है? बोलो, यहां है O, यहां है T और यहां है C, तो क्या दिख रहा है इसमें? OC जो है OT से बड़ा है। क्या OT को हम लोग रेडियस बोल सकते हैं? है ना, क्योंकि T जो है लाइज ऑन द सर्कल, सो OT विल बी द रेडियस। तो क्या OT के जगह पर हम लोग OP लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि OT और OP रेडियस है ना। फिर से क्या हो गया? OC इज ग्रेटर देन OP। उसी तरह से हम लोग OF इज ग्रेटर देन OP, OD ग्रेटर देन OP, OE ग्रेटर देन OP। मतलब ये जितना भी लाइन हम लोग O से खींचेंगे इस टेंजेंट के ऊपर, सारा का सारा लाइन बड़ा होगा किससे? OP से। मतलब कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हेलो, OP इज द shortest distance between the center and the tangent। OP is the shortest distance between center and the tangent, so OP will be the perpendicular। क्यों? क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही तो परपेंडिकुलर होता है। अरे दो लाइन के, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होता है? परपेंडिकुलर। 9th क्लास में एक थ्योरम भी ऐसा प्रूफ करवाए हुए थे, है ना, कि यहां से ऐसे ही देखो बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर दिए थे, यहां से ऐसे कर करके बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर दिए थे। इन लाइंस में कोई एक लाइन ही ऐसा होगा, हेलो, इन लाइंस में कोई एक लाइन ही ऐसा होगा जो परपेंडिकुलर होगा, और वो लाइन सबसे छोटा लाइन होगा। ऐसा करके प्रूफ किए हुए हैं 9 में। ठीक है, बस वही चीज को यहां पर यूज करवाया, समझे? तो इसीलिए हम बार बार इतना सारा लाइन दिखाए।
इसीलिए इतना, बस हमको एक ही चीज इतना ही दिखाना है, बस 2 लाइन इसी के बारे में लिख लेना है कि O से जितना भी लाइन ड्रॉ किया जाएगा इस टेंजेंट के ऊपर, क्या कितना भी लाइन इस O पॉइंट से इस टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, वो सारा का सारा लाइन जो है इस OP से बड़ा होगा। इसका मतलब है कि फ्रॉम ऑल द गिवन लाइंस OP विल बी द शॉर्टेस्ट, OP will be the shortest and the shortest distance between any point and a line is perpendicular. Hence OP is perpendicular on AB. हो गया, बस इस चीज को लिख देना है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं। सर, हाँ, एक साथ अगर 2 टेंजेंट बनता है तब वो राइट और सिंगल बनता है एक साथ कितना टेंजेंट, किस एक ही पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे, जैसे कि आप view चलो यहां से यहां एक और टेंजेंट बना देते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ बना दिए। तो यहां से देखो, हेलो बोल रही है एक साथ 2 टेंजेंट बना करके दिखा दीजिए, तो चलो यहां से एक और टेंजेंट बना दिए जी, ठीक है। इसका नाम हम लोग रख दिए, इतना सारा नाम यहीं पे ले लीजिए, इसे मिटा देना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सब नाम मिटा देते हैं। फिर यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग Q, यहाँ पे कौन सा नाम लिख दिए Q। तो क्या OQ यहाँ पे रेडियस है, बोलो क्या यहाँ पे OQ रेडियस है, ठीक है। यहाँ पे C और D बोल देते हैं इस लाइन का नाम, तो O से और एक लाइन खींच देते हैं इस CD पे, ठीक है। यहां पर इसका नाम दे देते हैं E और इसका नाम दे देते हैं F, बोलो तो क्या यहां पे OE जो है वो OF से बड़ा है, अरे बोलो क्या ये OE जो है OF से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि E जो है सर्कल के बाहर चला गया, मतलब ये तो रेडियस से बड़ा हो गया ना OE, अरे बोलो ना, हाँ, और OF क्या है, रेडियस, ठीक है। इससे ये पता चलता है OE जो OF से बड़ा है। क्या OF के जगह पर हम लोग OQ लिख सकते हैं, OF के जगह पे OQ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि OF रेडियस और OQ भी रेडियस, फिर से क्या हो गया कि OE जो है वो OQ से बड़ा हो गया। तो वही चीज फिर से हुआ कि नहीं, कि O पॉइंट से इस लाइन पर जितना भी लाइन खींचोगे, ठीक है, वो सारा का सारा लाइन जो है OQ से बड़ा ही होगा, ठीक है। मतलब कि Q ही एक ऐसा पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, मतलब कि O से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में जो लाइन होगा वही सबसे छोटा लाइन हो जाएगा, है ना। तो इसी चीज को हम लोग लिख देते हैं कि OQ जो है परपेंडिकुलर फिर से हो जाएगा इस टेंजेंट के। हो गया प्रूफ, चलिए इसको पॉज करके लिख देते हैं पूरा, चल हाँ बीच में लगता है प्ले नहीं दबाया था, पॉज पे ही मिटा दिए इसका प्रूफ। चलो कोई बात नहीं, अभी प्रूफ लिखा हो तो गिवन टू प्रूव ऑफ कंस्ट्रक्शन था, प्रूफ तो यहीं से चालू हुआ था, इतना में इसका प्रूफ हो गया था, ठीक है। ये फिक्स मार्क्स इस पे होता है, तो इस पे ध्यान हम लोग रखेंगे, ठीक है। ए फाइन ऑफ करो नहीं, मर जाएगी, झूठ का केस उस लग जाएगा, समझ नहीं रहा तुम तो, अभी शुरू भी नहीं हुआ सही से, तो इतना ठंडा लग रहा है, उसके बाद फिर डिजाइनदार कपड़ा कटा फटा पहन करके आएंगे। चलो थ्योरम नंबर 2, वो हम कम बेइज्जती किया है, कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1 है। मतलब थ्योरम नंबर पहला में क्या था कि अगर जो टेंजेंट है और रेडियस है तो उसके बीच में परपेंडिकुलर, मतलब उसके बीच में राइट एंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इसका कन्वर्स है, मतलब कुछ उल्टा बोल रहा होगा, लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट इज ए टेंजेंट। मतलब इस बार इज के बाद कौन लिखा हुआ है जी, टेंजेंट, मतलब प्रूफ करना है इस बार टेंजेंट, इस बार क्या प्रूफ करना है कि टेंजेंट है, लेकिन कब, जब एक सर्कल है और सर्कल से एक पहले रेडियस बना दो, सर्कल से क्या बना दो, पहले रेडियस, और इस रेडियस से ना एक ऐसा लाइन खींचा गया है जो कि परपेंडिकुलर है उस लाइन पे, इस रेडियस के एंड से, देखो क्या लिखा है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस, रेडियस के एंड से एक ऐसा लाइन खींचा गया है जो कि परपेंडिकुलर है रेडियस के साथ, रेडियस के एंड से एक ऐसा लाइन खींचा गया है जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसके साथ परपेंडिकुलर है, इस लाइन के साथ, ठीक है। तो प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट होने का क्या था रूल वगैरह कुछ था, क्या था, सिंगल पॉइंट से क्रॉस करना,
सिंगल मतलब कि एक ऐसा पॉइंट जहां से सर्कल को टच करते हुए जाए, ठीक है। मतलब कि हम लोग को ये प्रूफ कर देना है कि सर्कल के ऊपर सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से ए बी गुजर रहा है, ठीक है। सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है और वो कौन सा पॉइंट है, पी। वो कौन सा पॉइंट है, पी। तो वहीं से ये टेंजेंट जो है वो गुजर रहा है, वहीं से लाइन गुजर रहा है, इसीलिए इस लाइन को हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो इसका शायद कंट्राडिक्शन से प्रूफ होता है, कंट्राडिक्शन से नहीं, ऐसे ही कुछ ना कुछ लिख करके प्रूफ करेगा, कंट्राडिक्शन से नहीं। तो इसको प्रूफ कर लिया जाए, ठीक है। फिर से समझा लेते हैं कि थ्योरम कहता क्या है। तो इज के बाद जो रहता है उसको हम लोग प्रूफ करना पड़ता है। इज के बाद जो भी रहता है उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रूव करते हैं। तो इज के बाद लिखा हुआ है टेंजेंट, मतलब हम लोग को प्रूफ कर देना है कि टेंजेंट है। तो टेंजेंट है, इसका प्रूफ कैसे होगा जी। तो टेंजेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको अगर ध्यान में रखे तो टेंजेंट किसको बोला जाता है। तो एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करते हुए चला जाए। मतलब हम लोग को प्रूफ करना है यहाँ पर ए बी को टेंजेंट, मतलब हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, और वो कौन सा पॉइंट है, पी। पी के अलावा किसी और पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहां से प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ ए बी ही टेंजेंट है। क्लियर है, प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। जो नहीं लिख पाया था वो यहां से लिख लेगा। इसमें देख लो क्या क्या आया है। इसमें सबसे पहले तो हम लोग गिवन लिख दिए कि दिया हुआ क्या क्या था। तो एक सर्कल है, उस सर्कल में सेंटर ओ है और ओपी क्या है, रेडियस, और टेंजेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, इसीलिए लिख दिया गया है ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये दिया हुआ था। इसके पहले जो भी था वो दिया हुआ था, इसमें इसके पहले जो भी था वो दिया हुआ था। इसके बाद जो है उसको प्रूफ करना, मतलब टेंजेंट हम लोग को प्रूफ करना है। बार बार यही बात बोल रहे हैं कि टेंजेंट मतलब हम लोग क्या समझ पाएंगे, टेंजेंट मतलब क्या समझ पाएंगे कि ऐसा लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे बस टच कर सके। अगर ऐसा हम प्रूफ कर लेते हैं तो प्रूफ हो जाएगा कि वो टेंजेंट है। उसी लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे फिर लास्ट में, टेंजेंट। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन की इस ए बी पे ही एक अलग सा एक पॉइंट ले लेते हैं क्यू, ठीक है, और उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर दिया हुआ था ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है, क्या दिया हुआ था, ओपी परपेंडिकुलर। तो हम लोग को मालूम है जो परपेंडिकुलर होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब कि अगर ओपी परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब है कि ओ से इस ए बी लाइन पे सबसे छोटा लाइन कौन होगा, ओपी। तो अगर हम ओ क्यू ड्रॉ किए हैं, चूंकि क्यू जो है सर्कल के बाहर है, इसका क्या मतलब है कि ओ क्यू जो है ओपी से बड़ा होगा। इसी तरह से हम जितना भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो सारा का सारा लाइन ओपी से बड़ा होगा। अरे बोलो, ओपी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ओपी जो है वो क्या रह जाएगा यहाँ पे, सबसे छोटा डिस्टेंस। इससे छोटा और कोई हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और सबसे छोटा डिस्टेंस होने के साथ साथ ये कहां पे टच कर रहा है, पी पॉइंट पे, और ये पी पॉइंट है कहां पे, सर्कल के ऊपर। इसका ये मतलब है कि ये टेंजेंट जो है सर्कल के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। इसका क्या मतलब निकल करके आता है कि ये टेंजेंट जो है सर्कल के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, और वो पॉइंट कौन सा है, पी। क्यों, क्योंकि सारा पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर हो जाएगा। क्यों सारा पॉइंट सर्कल के बाहर हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा लाइन जो भी ड्रॉ कर रहे हैं वो ओपी से बड़ा है। अगर ओपी से बड़ा है सब लाइन, इसका क्या मतलब है कि सारा लाइन जो है वो रेडियस से बड़ा हो गया। और रेडियस से बड़ा लाइन, इसका क्या मतलब है कि उसका जो लास्ट वाला पॉइंट है वो सर्कल के बाहर होगा, तब ना रेडियस से बड़ा आ रहा है। अगर सारा का सारा लाइन रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब है कि एगो तो सेंटर वाला पॉइंट है, लेकिन दूसरा जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है। सर्कल के बाहर वाला पॉइंट जोड़ेंगे तभी ना रेडियस से बड़ा हो जाएगा। इसका यह मतलब है कि सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट नहीं पड़ रहा है इस लाइन के पास। समझ गए। इससे हम लोग को यह समझ में आता है कि सिर्फ एक ही पॉइंट है इस लाइन पे, और वो लाइन वो पॉइंट है P, जो कि सर्कल को टच भी कर रहा है। इसका मतलब है कि OP जो है वो OP जो है ये OP जो है वो पर ये क्या बोलते हैं OP जो है AB जो है वो टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है यहां से। ठीक है, एज वी नो दैट परपेंडिकुलर, ये लिखे ना OP इज ग्रेटर देन AB, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। इसका क्या मतलब निकल करके यहाँ ऐसे जो एरो मार के लिखे, मतलब इसका मतलब ये लिखा हुआ, इसका मतलब क्या लिखा हुआ कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो OP और OQ में या फिर OP में और कोई भी लाइन में
ओपी में और कोई भी लाइन में सबसे छोटा कौन होगा? ओपी ही होगा। सबसे छोटा कौन होगा? ओपी, इसीलिए लिखा ओपी इज लेस देन ओक्यू। तो इससे ये पता चलता है कि अगर जो ओपी जो है छोटा है ओक्यू से, और ओपी क्या हमारा? रेडियस। ओपी क्या हमारा? रेडियस। इसका क्या मतलब है कि रेडियस वाला पार्ट छोटा है और कोई और पार्ट बड़ा है, इसका मतलब ये क्यू वाला जो पार्ट होगा वो सर्कल के बाहर होता होगा। अरे यहां से समझो, यहां ये रेडियस ही सब है, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट को यहां पर मान लो क्यू, तो क्या यहां से यहां तक ना रेडियस है, ठीक है, इसके बाहर वाला पार्ट तो बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़ा हो गया। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि क्यू जो है लाइज आउटसाइड द सर्कल, मतलब क्यू जो है सर्कल के बाहर चला गया। तो दस एवरी पॉइंट ऑन ए बी, मतलब ए बी के ऊपर जितना भी पॉइंट होगा अदर देन पी, पी को छोड़ करके ए बी के ऊपर जितना भी पॉइंट है वो सारा पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर होगा। इसका यह मतलब है कि इस लाइन के ऊपर एकमात्र पॉइंट है जो सर्कल को टच कर रहा है। इस लाइन के ऊपर एकमात्र पॉइंट है जो सर्कल को टच कर रहा है, और वो पॉइंट कौन सा है? पी, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोल देंगे कि इसी लाइन को हम लोग टेंजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये थ्योरम आज तक तो नहीं पूछा गया है कभी, ठीक है, लेकिन आगे का कोई भरोसा तो नहीं है। कन्वर्स था इसका, जल्दी कन्वर्स कभी पूछता ही नहीं है, ठीक है, वैसे कर। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं कि बाई चांस अगर आ गया तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में जी? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज नोन एज आर इक्वल, है ना। देखो, पहला जो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं वहां से हम लोग को यह चीज याद रखना है कि जब भी कभी टेंजेंट ड्रॉ किया जाए और टेंजेंट के साथ अगर हमको रेडियस दिख जाए, रिया, टेंजेंट के साथ कौन दिख जाए? रेडियस दिख जाए, तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एकदम 90 डिग्री सोच लेना है। सोच लेंगे कि नहीं सोच लेंगे? अरे सोचेंगे, बस पहला नंबर थ्योरम हम लोग को यही बताता है, ठीक है। अच्छा, रेडियस को नॉर्मल ही बोला जाता है, रेडियस को और क्या बोला जाता है? नॉर्मल। लाइट में नॉर्मल पढ़ते हैं, क्या होता है नॉर्मल? जब मिरर के ऊपर एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है मिरर के साथ, मिरर का सरफेस के साथ, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल का जो रिश्ता है ना वो 90 डिग्री के साथ ही है। नॉर्मल का जो रिश्ता है वो किसके लिए है? 90 डिग्री के लिए ही है। तो यहाँ पर टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। तो टेंजेंट को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, लेकिन रेडियस का दूसरा नाम नॉर्मल होता है। यहाँ पे रेडियस का दूसरा नाम और क्या बोल देते हैं हम लोग? नॉर्मल भी बोलते हैं। तो क्लास 11th में एक अकेला चैप्टर ही तुम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, उस चैप्टर का नाम होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल। उस चैप्टर का नाम क्या होगा? टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो वहां से क्या समझना है? टेंजेंट एंड रेडियस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, समझे। रेडियस का दूसरा नाम क्या है जी? नॉर्मल। याद रखोगे इसको, ठीक है। डाल दिया जा सकता है कहीं पे ऐसा नाम, है ना, वहां समझ में नहीं आएगा, सर नॉर्मल बोल दिया था, नहीं समझ में आता है, तो नॉर्मल बोलेगा। 10th में भी तो लिख सकता है, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है एक जगह नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल का मतलब हम लोग क्या समझना है? रेडियस, ठीक है। तो यहां से अब एक सर्कल है, ठीक है, बोलता है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। बोलो, गिवन डेटा कौन है? आर के पहले बोले ना, ऑक्सिलरी वर्ब के पहले जितना भी हो सारा गिवन डेटा है। अब गिवन आर के बाद जो भी रहता है उसको प्रूफ करना रहता है। तो क्या प्रूफ करना है? इक्वल। किसको प्रूफ करना है? इक्वल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट को किसको प्रूफ करना है? इक्वल। टेंजेंट को। तो दिया हुआ क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, मतलब सिर्फ दिया हुआ है कि टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं सर्कल के ऊपर। क्या टेंजेंट लिखा हुआ है या फिर टेंजेंट्स लिखा हुआ है? टेंजेंट। उसके पहले लेंथ लिखा हुआ है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, मतलब कि एक टेंजेंट के बारे में तो बात नहीं होगा, कम से कम कितना टेंजेंट लाना पड़ेगा जी? 2 टेंजेंट लाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट से बाहर कोई एक पॉइंट है, यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। बाहर कोई पॉइंट है, इससे एक टेंजेंट यहां ड्रॉ किए, एक टेंजेंट यहां, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो बोलो रिया, दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ ना जी, ठीक है। बाहर कोई पॉइंट है उसको हम लोग बोल देते हैं P। ये P से A तक और P से B तक 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए। हम लोग को प्रूफ करना है कि PA और PB क्या है? बराबर है। देखो यहां से O से ज्वाइन कर लो A को, अगर हम ज्वाइन कर दे तो PA क्या है जी? टेंजेंट। और OA क्या है? रेडियस। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का।
क्या पीए क्या है, पीबी क्या है, टेंजेंट है ना, ओबी क्या है, रेडियस, ओबी क्या है, रेडियस। क्या रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। चलो हम लोग को अभी भी प्रूफ क्या करना है, पीए बराबर पीबी। यहां से हम पी से ओ को ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है, और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। दोनों ट्राइंगल क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट। याद है कुछ कॉन्ग्रुएंट पिछला साल पढ़े हैं, इसको ऐसे ज्वाइन करवा देते हैं, ज्वाइन हो गया। ये यहां पर कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, और ये क्या है, रेडियस, ये भी क्या है, रेडियस। तो ये दोनों बराबर हो गए, एक एंगल और एक साइड, एक एंगल और एक साइड। और ये देखो दोनों में पीओ कॉमन है, दोनों में क्या है, पीओ कॉमन। तो कैसे प्रूफ हो गया, साइड साइड एंगल से। साइड साइड एंगल होता है कॉन्ग्रुएंसी में, तो फिर आरएचएस से होगा। कैसे होगा, आरएचएस। राइट एंगल देखो यहां पे है राइट एंगल, राइट एंगल का सामने वाला साइड दिया हुआ है, मतलब राइट एंगल का सामने वाला साइड वो क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो राइट एंगल का सामने वाला साइड आ गया, मतलब 90 डिग्री भी हो गया और उसका सामने वाला साइड भी हो गया, मतलब आर भी हो गया और हाइपोटेनस मतलब एच भी हो गया, और एक वो साइड भी हो गया। उस साइड का नाम है रेडियस, उस साइड का नाम है ओबी। तो आर एच एस, यहां ऊपर से देखो आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो क्या सीपीसीटी से बराबर हो सकता है। सीपीसीटी से क्या क्या बराबर होगा, तो जो जो हम प्रूफ करने में मदद लिए हैं उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जो बचता है उसको हम लोग सीपीसीटी से बराबर लिख सकते हैं। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जो किए हैं उसके बदले में जो और पार्ट बचा हुआ अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, एक है PAO और एक ट्रायंगल है PBO। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो सीपीसीटी हो जाएगा PA बराबर PB, दिस एंगल बराबर दिस एंगल, और ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल। ठीक है, तो PA बराबर PB थ्योरम नंबर 3 हो गया। ठीक है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सीपीसीटी बराबर, ये थ्योरम नंबर 4 में है प्रूफ करना। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं 3 और 4 एक ही साथ नहीं पढ़ सकता। 8 नंबर में प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स सब्सटेंड करता है। ठीक है, मतलब यहां पर देखो 90 डिग्री है और यहां भी कितना है 90 डिग्री, दोनों को जोड़े कितना हो गया 180, खत्म हो गया, प्रूफ हो गया। समझे, हाँ। और भी प्रूफ कर सकते हैं इसमें कि जो AOBP होता है, हेलो, AOBP है, ये साइक्लिक, कौन साइक्लिक है, AOBP, ये क्या है, कौन साइक्लिक। कौन साइक्लिक मतलब याद है, सर्क नहीं, कौन साइक्लिक मतलब ऐसा पॉइंट जिसका अपोजिट वर्टेक्स को ऐड करे तो 180 डिग्री हो जाए, उन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन साइक्लिक पॉइंट्स। तो 90 और ये 90 दोनों को जोड़े तो 180 हो गया। यहां देखो O, इसका अपोजिट कौन है, P, तो ये 4 वर्टेक्स है, मतलब क्वाड्रिलेटरल है जी। 4 वर्टेक्स मतलब क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो अगर जो दो एंगल को जोड़ करके 180 आ गया तो बाकी दो एंगल को जोड़ेंगे कितना बचेगा, 180। तो अगर दो अपोजिट एंगल को जोड़ करके 180 डिग्री आ रहा है तो उन चारों पॉइंट्स को हम लोग कौन साइक्लिक पॉइंट्स बोल सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो यहां से प्रूफ कर दें, लिखना है यहां से। देखो तो इसमें क्या क्या लिख दिए, गिवन था कि एक सर्कल है, सेंटर उसका O है, PA और PB क्या है इसका टेंजेंट। ठीक है, और रेडियस है OA और OB। प्रूफ क्या करना था हम लोग, PA और PB बराबर है। ठीक है, ज्वाइन कर दिए O और P को, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल दो ट्रायंगल बना करके और दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर देना था। RHS से दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, 90 डिग्री इसमें भी इसमें भी, OP और OP दोनों में हाइपोटेनस, और ये एक साइड हो गया OA और यहां पर एक साइड हो गया OB, बराबर हो गया। यहां पर जो RHS कॉन्ग्रुएंसी इसको लिखना जरूरी है। ठीक है, बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते हो तुम लोग, RHS ना लिख करके साइड एंगल लिख देगा, कोई एंगल साइड एंगल लिख देगा, कुछ भी यहाँ पे लिख देता है, RHS भूल जाता है। जब भी 90 डिग्री प्रूफ करते हो ना, जब भी एक एंगल 90 डिग्री है तो पहले दिमाग में लाओ क्या RHS हो सकता है। ठीक है, अगर RHS हो सकता है तो RHS लिखो, नहीं तो फिर साइड एंगल साइड तो बाद में जा ही सकते हो। ठीक है, अब यहां तक तो आ गया, तो क्या इस ट्रायंगल का 1 2 3 एलिमेंट प्रूफ करने के काम आया है, तो बाकी के 3 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इक्वल। ऑटोमेटिकली बाकी के 3 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इक्वल। तो उसमें से एक एलिमेंट क्या है देखो, तो इसमें जैसे कि
ये वाला साइड के बारे में तो हम लोग बात कर लिए जी, और ये वाला साइड के बारे में बात कर लिए, तो साइड कौन सा बचा, पी ए, और इसका साइड कौन सा बचा, पी बी, दोनों ट्रायंगल का, तो क्या दोनों अपने आप इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी-सीटी से इक्वल होना। ठीक है, तो वो चीज लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, पी ए बराबर पी बी, कैसे हो गया इक्वल, तो सीपी-सीटी से। और इस चीज को एकदम याद रखना है, कंठस्थ, रिमेंबर कर लो। ठीक है, हमको लगता है 30, 40 या 50% क्वेश्चन इससे बनने वाला है, इस चैप्टर में 50% क्वेश्चन इससे बनने वाला है, समझे, जहां तहां ये इक्वल होते रहेगा। ठीक है, अगर ये याद रह गया, अब बढ़िया तरीके से लगाने के लिए आ गया, तो बन जाएगा सवाल। जैसे कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह के, ऐसे ये ऐसे है और ये ऐसे है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया गया, और इसमें प्रूफ करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, तो देखो, तो इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट हुआ, ये दोनों टेंजेंट है जी, दिख रहा है यहाँ पे, हेलो, ये दोनों टेंजेंट है, ठीक है, दोनों टेंजेंट है, इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला, तो क्या इसका लेंथ और इसका लेंथ, दोनों का लेंथ बराबर हुआ, बोलो। फिर इस सर्कल के लिए क्या ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल हो जाएगा, बोलो, होगा कि नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन लगा करके देगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखे रहना है, बनते रहेगा क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल है और यहां से ऐसे कर करके ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, क्या ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों अगर जो टेंजेंट है तो, ऐसे कर करके, तो हमको बस याद रखना है, देखो इस वाला पॉइंट से क्या ये वाला और ये वाला टेंजेंट हो गया, क्या इस पॉइंट से ये वाला और ये वाला दोनों टेंजेंट हो रहा है, क्या दोनों का लेंथ इक्वल होगा, तो हम लोग को खोजना है कि सर्कल को कौन सा दो लाइन टच कर रहा है और दो लाइन से कहां एक पॉइंट जा रहा है। ठीक है, उस पॉइंट से लेकर के उस सर्कल तक का जो लाइन होगा, दोनों का डिस्टेंस बराबर होगा, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। इन सब में यही ये क्वेश्चन लगेगा। तो हम अभी बोल रहे थे कि थ्योरम नंबर 3 तो प्रूफ हो गया, थ्योरम नंबर 4 एकदम जस्ट इसी से हो जाएगा, तो हम लोग इसमें से कुछ नहीं मिटाने वाले हैं। ठीक है, बस टू प्रूव में यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि थ्योरम 4 जो है कुछ और होगा लिखा हुआ। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं और उसके बाद देखो इसमें क्या क्या चेंज होगा। अभी हम इसको कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पहले थ्योरम को लिख देते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ा देंगे। तो अभी तक हम कुछ भी चेंज नहीं किए हैं, जो भी पिछला सॉल्यूशन था वही सॉल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को चेंज किया गया, क्या लिखा हुआ, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन प्रूफ करना है दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब हम लोग को इस बार क्या प्रूफ करना है कि ये जो सेंटर पर एंगल बना रहा है, ये टेंजेंट जो है, टेंजेंट कौन सा है, पी ए, और टेंजेंट कौन सा है, पी बी, इसके वजह से कहीं ना कहीं सेंटर तक एंगल बन रहा है। से पी से सेंटर पे ज्वाइन कर दिए ओ, पी से क्या ज्वाइन कर दिए, सेंटर पे ओ, तो यहां रेडियस और इस लाइन के बीच में एक एंगल बन रहा होगा और ये बन रहा होगा, ये दोनों को हम लोगों को प्रूफ करना है इक्वल। क्या प्रूफ करना है हम लोगों को, इक्वल। तो फिर से यही दोनों ट्रायंगल को हम लोग आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट करेंगे, एकदम एग्जैक्टली यही सब चीज लिखना है। टू प्रूव में बस क्या चेंज कर देना है, यहाँ पे टू प्रूव में लिख देना है कि प्रूफ करना है हम लोग को एंगल पीओए बराबर एंगल पीओबी, बस ये चीज चेंज कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर यही सब चीज आएगा फिर से। इसमें देखो यहां से हम लोग कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं, और लास्ट में जो यहाँ पे सीपीसीटी से जैसा लिखे थे ना, ये पीबी बराबर पीए। ठीक है, यहां पर जो हम लोग को बस प्रूफ करना था वो लिख देंगे, यहां पर जो हम लोग को प्रूफ करना था बस वो लिख देंगे। क्या प्रूफ करना था हम लोग को जी, ये दोनों बराबर। अरे ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से बाकी तीन चीज बराबर होता है, तो एक चीज कौन बराबर हुआ, पीए बराबर पीबी, और एक ही एंगल ना भी बराबर किए थे, गिवन क्या था, सिर्फ 90 और 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल अभी बच रहा है कि नहीं दोनों ट्रायंगल का। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल का क्या है, ये दोनों भी एंगल भी बच रहा है बात करने को, तो ये दोनों एंगल भी अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल, और ये दोनों एंगल भी अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल। कैसे, सीपीसीटी से। ठीक है, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाते हैं। अरे ऐसा कुछ याद है तुम लोगों को? क्या जी, 12 बज गए इसका मुंह पे। यहां पे लिखते हैं एंगल पीओए बराबर एंगल पीओबी, कैसे, सीपीसीटी से। क्लियर है, बस यही एक एक्स्ट्रा चेंज करना था। ठीक है, इसको घर में कर लोगे। थ्योरम नंबर कौन सा हो गया, ये
फोर का ये हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, थ्योरम नंबर 4 का कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला पार्ट। थ्योरम नंबर 4 का ही सेकेंड पार्ट है आर.एस. अग्रवाल के अंदर, इसी का सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ज्वाइनिंग द सेंटर, दे आर इक्वली इंक्लाइंड। कौन सा इक्वली इंक्लाइंड, जब भी बोले तो यहां का एंगल समझना है। इक्वली इंक्लाइंड के बारे में क्या समझना है, यहां का एंगल, समझ पा रहे हो। दे आर इक्वली इंक्लाइंड, कौन इक्वली इंक्लाइंड, जो दोनों टेंजेंट है। हेलो, इक्वली इंक्लाइंड किसके बारे में बात कर रहा है, टेंजेंट के बारे में, कि ये दोनों टेंजेंट जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है। मतलब टेंजेंट कि ये बाहरी वाला जो पॉइंट है और सेंटर तक जो लाइन ड्रॉ किया गया है, इस लाइन के ऊपर इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब इक्वल एंगल बना रहा है ये दोनों टेंजेंट। मतलब हम लोग को प्रूफ करना है ये एंगल और ये एंगल बराबर। तो फिर से बस यहां सीपीसीटी चेंज कर देंगे, उसको भी सेकंड नंबर को प्रूफ करना है तो क्या कर देंगे, सीपीसीटी चेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये दो ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल, ये 90 डिग्री 90 डिग्री था, ये दोनों ठीक है इक्वल था, और ये इक्वल है, ये भी क्या है दोनों में इक्वल। अब सुनो इधर, इधर अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, राइट हाइपोटेनस साइड, राइट हाइपोटेनस साइड से। तो क्या इसका ये वाला एंगल इसका इस एंगल से बराबर होगा अपने आप। अरे टोटल ट्रायंगल का 6 एलिमेंट होता है, 6 एलिमेंट में हम लोग प्रूफ करने में 3 एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी का जो 3 एलिमेंट होता है अपने आप इक्वल होता है। तो इसका एक एंगल, एंगल 1 और इसका एंगल 2 इक्वल हो जाएगा, इसका एंगल ये वाला 3 और इसका एंगल ये वाला 4 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बस वही यहां पे कर रहे हैं, घर में जाकर के एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना इसके ऊपर। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं कौन सा एंगल अब हो जाएगा, ए पी ओ। यहां पर कौन सा एंगल लिखेंगे, ए पी ओ बराबर एंगल कौन सा हो जाएगा, बी पी ओ। कौन सा एंगल हो गया, बी पी ओ। अब सुनो बात, ये दोनों थ्योरम एक साथ नहीं भी दे सकता प्रूफ करने को, दे आर इक्वली इंक्लाइंड यहां लिखा हुआ है ना, दूसरा नंबर, दे आर इक्वली इंक्लाइंड ऐसे करके जो भी लिखा हुआ है, तुम लोग घर में जाकर के पहला नंबर 3 नंबर थ्योरम तो जैसे प्रूफ करवाए लिखा है वो हो ही गया है। थ्योरम नंबर 4 का जो फर्स्ट है, यहां से यहां तक आना है, यहां पे कुछ देर पहले कुछ और लिखा हुआ था, उसको प्रूफ कर लेना है। फिर से थ्योरम नंबर 4 का सेकंड लिखना है अलग से, और फिर से उसको अलग तरीके से, इसी तरीके से अलग लिख करके प्रूफ करना है। समझ गए, ये नहीं कि एक ही बार में जैसे वहां बुक में लिखा हुआ है दोनों को लास्ट में सीपीसीटी वैसे लिख देना, ऐसे नहीं लिखना है, अगर हम चेक किए तो पीट जाओगे। ठीक है, अलग अलग लगा करके प्रूफ करना है। ठीक है, इसीलिए हम अलग अलग प्रूफ किए, नहीं तो अचानक यहाँ पे 2 सीपीसीटी हम लिख देते, ज्यादा इसमें टाइम खराब नहीं करते। ठीक है, हाँ देखो इधर, इस बार क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट इन 2 concentric circles the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला मतलब कि 2 सर्कल कम से कम तो होगा ही। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का डिफिनेशन क्या होता है, 2 और मोर देन 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, है ना। सेम सेंटर के साथ अगर 2 या 2 से अधिक सर्कल को ड्रॉ किया जाए, लेकिन रेडियस क्या है, अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि एक सर्कल देखो यहां ड्रॉ किया गया, ठीक है, और एक सर्कल इसके बाहर ऐसे ड्रॉ किया गया। ठीक है, समझे। तो क्या दोनों का सेंटर यही समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों सर्कल को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। उसके बाद देखो क्या बोलता है, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। मतलब लार्जर सर्कल का एक ऐसा कॉर्ड जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। मतलब लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड तो होगा, लेकिन स्मॉलर सर्कल के लिए वो कॉर्ड जो है टेंजेंट का काम करेगा। क्यों बोल रहा है, टचेस द स्मॉलर सर्कल, लिख रहा है ऐसे, मतलब एक ऐसा कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है जी, टच कर रहा है, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। यहां ए, यहां बी, यहां ओ, यहां पी, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, तो पी पॉइंट पे टच कर रहा है। ठीक है, इज मतलब इज के बाद जो भी लिखा उसको हम लोग को प्रूफ करना है। बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, 2 बराबर भाग में बांटना। मतलब कि ए कहां पे टच कर रहा है, तो पी पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है इसका,
पी, मतलब ये दो बराबर भाग में बढ़ गया, मतलब एपी बराबर पीवी प्रूफ करना है। 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे कि एक कॉर्ड के ऊपर जब सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा जाए, ठीक है, तो कॉर्ड दो बराबर भाग में बढ़ जाता है बस। तो क्या बड़ा सर्कल के लिए कॉर्ड है और छोटा सर्कल के लिए ही क्या है, पर टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट और रेडियस को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो क्या यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं कि छोटा सर्कल के लिए ए बी इज ए टेंजेंट एंड ओपी इज द रेडियस, सो एंगल सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, अब फॉर बड़ा सर्कल मतलब फॉर बिगर सर्कल या फिर लार्जर सर्कल के लिए ए बी क्या है, कॉर्ड, एंड ओपी इज द perpendicular. As we know that a perpendicular drawn from the center to any chord will bisect the chord. मतलब क्या हो गया, AP बराबर PB, खत्म हो गया कि नहीं हो गया। चलो लिख देते हैं तुरंत। यहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल लिखा हुआ था, उसी की जगह पर हम लोग क्या लिख दिए, 2 सर्कल्स। 2 सर्कल में हम लोग पता कर पाएंगे कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो 2 सर्कल, और दोनों सर्कल का सेंटर क्या है यहाँ पे, O है। और ए बी जो है लिख दिया गया है कि बड़ा सर्कल के लिए कॉर्ड है, लेकिन छोटा सर्कल को P पॉइंट पे टच भी कर रहा है, ठीक है। यानी कि छोटा सर्कल के लिए क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट का काम करेगा। तो यहीं से लिखे कि ए बी जो है वो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट है और ओपी क्या है, रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई कॉर्ड है और उसके ऊपर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो कॉर्ड जो है दो बराबर में बढ़ जाता है। 9th क्लास में हम ये चीज पढ़े, इसीलिए लिख दिया, बट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना, इसलिए ओपी बाइसेक्ट कॉर्ड एबी, ऐसा लिख दी। इसका मतलब हो गया एपी और पीबी बराबर हो गया प्रूफ, ठीक है। थ्योरम नंबर 6 पे चलते हैं। Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of circle are parallel। मतलब ends of diameter मतलब डायमीटर के एंड से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है वो पैरेलल होता है। चलो बनाते हैं फिगर। ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल से यहां एक क्या बना देते हैं, डायमीटर। क्या बना दिए यहाँ पे, डायमीटर, ठीक है। यहां कोई सेंटर होगा जी, ठीक है। डायमीटर के एंड से टेंजेंट ड्रॉ करना, डायमीटर के एंड से क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ कर दिए, तो बोलो, और यहां से भी ड्रॉ कर दिए, ड्रॉ हो गया जी। फिर यही दोनों को पैरेलल प्रूफ कर देना है, हो जाएगा। हूं बोली तो करो। देखो ये क्या है, सेंटर अपना है, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी, ठीक है। सेंटर है और ये क्या है, टेंजेंट। सेंटर और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। सेंटर और टेंजेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। ऐसा देखो, जेड बन रहा है, यहाँ से आओ, यहाँ ऐसे और फिर ऐसे, और जेड बनता हुआ के बीच में दो एंगल क्या हो गया, इक्वल। तो बोल देंगे दोनों लाइन क्या हो गया, पैरेलल। और नहीं तो फिर इसको भी 90 डिग्री बोल दो, क्या बोल दो, 90 डिग्री। ये 90 और ये 90 क्या हो गया, 180। अगर जो दो लाइन के बीच में जोड़ जाड़ करके 180 बन जाता है तो इन दोनों लाइंस को हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं। कैसे, ये दोनों लाइंस ये दोनों जो एंगल है वो कैसा एंगल हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। कैसा एंगल हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। इसीलिए इन दोनों लाइंस को हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं। समझ में आ गया है, चलिए लिख देते हैं पूरा। अरे बोलो, नहीं समझ में आया, नहीं ना आया, नहीं तो चलते हैं 9th क्लास पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी, जैसे देखो ये दो लाइन है और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और यहां से क्या एक ट्रांसवर्सल अगर ड्रॉ किया जाए तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल जब जोड़ते हैं तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। बोलो कैसे, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और अगर यहाँ दोनों एंगल जोड़ करके 180 डिग्री बन जाए, हम लोग को नहीं पता कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। हम लोग को अब ये नहीं पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और यहाँ का एंगल मानो 100 डिग्री दिया और यहाँ का एंगल 80 डिग्री दिया, और क्या दोनों को जोड़ करके 180 बन रहा है। बोलेंगे अरे
ये दोनों को जोड़ के 180 बन रहा है, पक्का ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, समझ में आया है। तो अगर यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बन जाए और यहां भी 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो दोनों का एंगल सम करके क्या आ जाएगा, 180। बोलेंगे अरे 180 बन रहा है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, बोल देंगे ऐसा। चलिए लिख देते हैं पूरा। चलो इसको फिर से पढ़ लेते हैं। प्रूफ क्या करना था जी, कि डायमीटर के एंड से जो टेंजेंट ड्रॉ किए जाएंगे वो पैरेलल होगा। तो डायमीटर ये रहा PQ, है ना, PQ का एंड में P है और यहाँ Q है। P से एक डायमीटर ये टेंजेंट ड्रॉ किया गया AB और Q से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है CD। ठीक है, तो क्या PQ अगर डायमीटर है तो इसके बीच में कोई सेंटर होता होगा, सेंटर होता होगा ना, तो सेंटर कौन है, O। तो OP क्या हो गया इसके लिए, रेडियस, और रेडियस जो है टेंजेंट के ऊपर होता है परपेंडिकुलर, तो मतलब इधर 90 डिग्री और इधर भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे दोनों एंगल को क्या लिख दिए 90 और 90। उसी तरह से O अगर है सेंटर और यहाँ CD क्या है टेंजेंट, तो OQ क्या हो गया इसके लिए रेडियस, तो OQ फिर से क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ऑन CD, हो गया ये OQ परपेंडिकुलर ऑन CD। इसीलिए फिर से दोनों तरफ का एंगल क्या हो जाएगा 90 और 90 डिग्री। अगर देखा जाए तो इधर का 90 इधर के 90 के बराबर है, अरे बोलो तिरछा। ठीक है, तिरछा इधर का और एक इधर का, या फिर एक इधर का एंगल और एक इधर का एंगल, तो बोल सकते हैं ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से, तो लिख दिए हो गया पैरेलल। अगला क्या प्रूफ करना है कि अगर पैरेलल है ये AB और CD तो PQ जो है वो डायमीटर होगा। PQ क्या होगा इस बार डायमीटर, ऐसा प्रूफ करना है। चलो जल्दी से लिख लो इसको। उसके लिए अब सेमी मतलब YouTube चैनल पे पहले से ही करा है ना। हाँ, तो फिर अगर पढ़ाएंगे, अगर जो फिर वैसे ही हमको अगर पढ़ाना है, क्योंकि जरूरी है कि हर बच्चा वैसे पढ़ने के लिए रेडी है। ठीक है, कितना बच्चा है कि नहीं सर हम खुद ही बना लेंगे, आपसे जो डाउट होगा वही पूछेंगे, तो वैसा केस में तो फिर कोई फायदा नहीं है बनाने का वीडियो। क्योंकि और अभी क्या है कि हम जो भी 22 या 25 क्वेश्चन हम लेकर के चल रहे हैं कि एक चैप्टर में हमको इतना करवाना है, ठीक है, तो उस 22-25 क्वेश्चन को करवा देते हैं ना अपने हिसाब से। ठीक है, तो अगला साल का तो अगले हिसाब से ही पता चलेगा ना। हाँ, थ्योरम नंबर 7, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स, टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट में कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो होगा। बोलो, दो पैरेलल टेंजेंट पहले ड्रॉ किया जाए। क्या बोले, दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, और टेंजेंट है अगर जो, तो क्या इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जी, अरे बोलो ना, ले सब थक गया। दो टेंजेंट है तो टेंजेंट के लिए कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। सर्कल पे, सर्कल के जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करता है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये दोनों टेंजेंट कैसा है, नहीं थी पैरेलल है दिया हुआ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पैरेलल टेंजेंट। हाँ, दोनों टेंजेंट कैसा है, पैरेलल है, और इन पैरेलल टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन ज्वाइन होकर के आ रहा है वो डायमीटर, ऐसा प्रूफ करना है। मतलब ये जो लाइन ज्वाइन करके आ रहा है यहां तक, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं P और इसको बोल देते हैं Q। ये क्या है अपना डायमीटर, ऐसा प्रूफ करना है। PQ इज ए डायमीटर। ठीक है, इज के बाद देखो लिखा हुआ होगा इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, मतलब इज के बाद जो रहता है उसको प्रूफ करना रहता है। बार बार ये बात बोल रहे हैं, इज के बाद डायमीटर मतलब प्रूफ करना है कि डायमीटर है। कौन डायमीटर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाला लाइन कौन सा है, PQ। सो PQ इज द डायमीटर, ऐसा प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है, गिवन है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। हम लोग इस सेंटर से एक लाइन ज्वाइन कर देते, एक ऐसा लाइन बनाते हैं जो दोनों पैरेलल के पैरेलल हो जाए, दोनों पैरेलल टेंजेंट के क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो अगर पैरेलल है, यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा 90 और यहाँ पे 90 हो जाएगा। कैसे, ये OQ क्या है, एक रेडियस, और AB क्या है टेंजेंट। सो OQ विल बी परपेंडिकुलर ऑन AB, यहाँ 90 डिग्री। अच्छा, ये और ये लाइन दोनों अगर पैरेलल है तो क्या ये 90 है, तो इसको अगर X बोल देते हैं। ठीक है, तो ये भी 90 हो जाएगा जी। कैसे, को इंटीरियर एंगल से,
यहां भी कितना निकल करके आ जाएगा 90, ये 90 है तो कोइंसिडेंस इधर भी कितना हो जाएगा 90, क्या दोनों को जोड़ करके आ गया 180। अगर 180 डिग्री एंगल किसी पॉइंट पे बनता है यानी कि वो पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे है, वो पॉइंट कहां है एक स्ट्रेट लाइन पे है, और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से गुजर रहा है उस स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे डायमीटर बोलेंगे। अरे क्लियर हो गया। देखो इसको ना ऐसा क्यों प्रूफ किया जाता है कि सर इसको 180 डिग्री प्रूफ कर देने से हमको कैसे पता चलेगा कि ये डायमीटर ही है। सिर्फ देखो अच्छा ये नहीं हो सकता था कि यहां से एक ऐसा लाइन है जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहां से एक ऐसा लाइन है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, हो सकता था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे एक पैरेलल ड्रॉ करने का कोशिश करते तो यहाँ का और यहाँ का एंगल जोड़ करके अगर 180 डिग्री नहीं आता तो क्या ये लाइन इन दोनों पॉइंट के बीच में दूसरा लाइन नहीं हो जाता, उस सेंटर से पास कर पाता, नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ का 180 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। समझ पा रहे हो इस बात को, ठीक है। इसीलिए यहां पर हम लोग क्या प्रूफ कर देते हैं 180 डिग्री हो जाएगा। बुक से भी देख करके कर सकते हो। चलिए एक और थ्योरम है इसके बाद, छोटा सा ये हाँ हाँ अभी तुरंत हो ही जाएगा। एक और थ्योरम क्या है इसी में, क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट P है, यहां A है, यहां B है, सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। तो APP ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ करके 180 डिग्री, थ्योरम नंबर कौन सा है जी 8, ठीक है। ये दोनों एंगल जोड़ करके 180 डिग्री प्रूफ करना, ठीक है। ऐसा लिखेंगे फिर टाइम ज्यादा होगा, ठीक है। ये दोनों एंगल को जोड़ करके क्या प्रूफ करना है 180 डिग्री, थ्योरम नंबर 8 से ये समझना है। अगर नहीं समझ में आएगा कल फिर से पूछ लेना, ठीक है, अगले दिन। ये दोनों एंगल को जोड़ करके क्या करना है 180 डिग्री प्रूफ। क्या हम लोग को दिख रहा है APBO इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्या दिख रहा है APBO इज ए क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल में ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री हो गया, इस क्वाड्रिलेटरल में ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। तो क्या ये दोनों को चारों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा 360 डिग्री का। तो ये 360 में 90 और 90 180 घट गया, कितना उधर बचा 180। और इन चार एंगल में कौन कौन एंगल बचा, एंगल P प्लस एंगल O, क्या बचा एंगल P प्लस एंगल O, तो एंगल P प्लस एंगल O, और उधर क्या बच रहा 180 डिग्री, हो गया प्रूफ। सप्लीमेंट्री प्रूफ करना था, सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 180 डिग्री प्रूफ करना। कौन कौन सप्लीमेंट्री, तो एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। क्या है, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट एंड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ये सप्लीमेंट्री होता है, ऐसा हम लोग को प्रूफ करना था। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चन या एग्जांपल जो है आपका, एग्जांपल नंबर 1 2 ये सब जो शुरुआत में रहता है, या फिर एक्सरसाइज में अगर जाओगे, हेलो एग्जांपल 1 2 बना लो, या फिर एक्सरसाइज में जा करके क्वेश्चन नंबर 1 2 बन सकता है। एग्जांपल 1 2 3 देखो बनेगा तो बनेगा, 4 5, ठीक है। शुरुआत का कुछ बन सकता है, 1 से लेकर 5 तक हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 1 से लेकर के 3 तक इधर दे देते हैं क्वेश्चन। मतलब एग्जाम्पल क्या हो गया जी 1 से लेकर के 5 तक, और क्वेश्चन हो गया 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है, सर्कल का, ठीक है। क्या हम लोगों को एपी पूरा कंप्लीट करके आना है, एपी का क्या पूरा एग्जाम्पल, ए एक्सरसाइज का और सी एक्सरसाइज का, फिर से बोल रहे हैं। साइंस में मेटल एंड नॉन मेटल का पूरा PYQ कंप्लीट कर लेना। मेटल एंड नॉन मेटल का क्या करना है, पूरा PYQ कंप्लीट करना है। PYQ अगर कंप्लीट हो जाएगा तब फिर हम लोग को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऊपर भी जाना है, ठीक है। हाँ वहीं से तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन, उसमें कुछ नया लैंग्वेज वगैरह भी कुछ ऐड करके रखता है। एग्जाम्पलर का कुछ वर्ड अच्छा रहता है तो उसको हम लोग को सीखना है क्वेश्चन बनाते दौरान। तो इतना सब कंप्लीट कर लोगे, कल हो सकता है छुट्टी रहे, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं हो सकता है, तो एक बार मैसेज चेक कर लेंगे, रात में भी और सुबह में भी,
ठीक है, अगर क्योंकि हम हो सकता है सुबह में नहीं जाए तो सुबह में मैसेज करे कि कल शाम तक ट्यूशन है। ठीक है, तो अगर कल ट्यूशन होगा तो कल चलेगा लाइट, लाइट का पहला लेक्चर शुरू होगा कल। क्लियर है यहां तक? चलिए